हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आपका बेहद स्वागत है। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड को आप लोग अच्छी तरीके से यूज कर रहे होगे। रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखिए। जैसा कि आप लोग आज देख सकते हैं, आज का टॉपिक रहेगा रिकैपिटलाइजेशन प्लान ऑफ आरआर। ग्रामीण बैंकों में पूंजी डालने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट है इकोनॉमी में, और ये करंट अफेयर्स में भी फीचर हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹670 करोड़ ऑफ रिकैपिटलाइजेशन प्लान फॉर आरआरबीज टू इम्प्रूव कैपिटल बेस। तो दोस्तों, यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और आने वाले प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रिकैपिटलाइजेशन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अप्रूव करे 670 करोड़, 670 करोड़। तो गवर्नमेंट ने 670 करोड़ ही क्यों जमा करे, ये पता होना चाहिए। आरआरबी क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, रिकैपिटलाइजेशन का प्रोसेस न्यूज में था। अब जरा उस न्यूज को डिटेल में नजर डालते हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग CCEA बोलते हैं, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी। यहाँ पे ये कहते हैं तो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बॉडी है जिसने रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी के कंटिन्यूएशन के प्रोसेस को मंजूरी दे दी है। यहाँ से हमें ये चीज समझ आती है, रिकैपिटलाइजेशन कुछ ऐसा प्रोसेस था जो ऑलरेडी चल रहा था। तो CCEA वो बॉडी है जिसने इस रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबीज के प्रोसेस को कंटिन्यू करने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन हमें समझना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का चेयरमैन कौन होता है। तो यहाँ से एक आंसर निकल के आता है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इस तरीके का डिसीजन लेता है, जो अप्रूव करता है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआर। यहाँ पे कुछ और चीजें इस कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कही है, उस पर नजर डाल। बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल टू आरआरबीज फॉर अनदर ईयर बियॉन्ड 2019-20 अप टू 2021, यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन के प्रोसेस को मंजूरी मिली है, जो अब तक 2019-20 तक था, उसको बढ़ा के 2020-21 तक कर दिया गया है। समराइज करें अगर इस प्रोसेस को, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेयर की जाती है, उस कमेटी ने रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबीज को जो 2019-20 तक थे, उसको बढ़ा के 2020-21 तक करने की मंजूरी दे दी गई है। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या ये सारे के सारे आरआरबीज को ये सुविधा मुहैया कराई गई है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हमें समझने वाली है कि सारे के सारे आरआरबीज के लिए ये सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ओनली वो आरआरबी, ये प्रोसेस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन को बढ़ा के 2020-21 तक कर दिया गया है, जिन्होंने अपना कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो को 9% मेंटेन नहीं करा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी फैक्ट है ये। एक बार रिवाइज करते हैं, कौन सी बॉडी है जिसने इस चीज को अप्रूव किया है? दोस्तों, इसका आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को शॉर्ट में CCEA, इसको चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसने अप्रूव करा रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबीज। जैसा कि हम लोग आज बात कर रहे हैं आरआरबी के बारे में, तो आरआरबी की शेयर होल्डिंग भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसको दोस्तों एक कंपनी के तौर पे देखें, जिस तरीके से कंपनी में वेरियस शेयर होल्डर्स होते हैं और उन शेयर होल्डर्स की एक वैल्यू होती है, उनका स्टेक होता है उस कंपनी में। इसी तरह आज हम देखेंगे कि आरआरबी के अंदर कौन कौन शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है। ये आरआरबी को हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है जिसके अंदर 3 शेयर होल्डर्स हैं, और वो 3 शेयर होल्डर्स कौन कौन है? पहला शेयर होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक आरआरबी में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगला नंबर शेयर होल्डिंग में आता है जो बैंक इस पर्टिकुलर आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा है। वो स्पॉन्सर बैंक ओन करता है 35%। 35% ऑफ द शेयर होल्डिंग गोज टू द बैंक विच स्पॉन्सर अ पर्टिकुलर आरआरबी। अगर इसे घटते हुए क्रम में देखें तो लास्ट नंबर आता है उस स्टेट गवर्नमेंट का जिस स्टेट के अंदर एक आरआरबी एस्टेब्लिश की जा रही है, और उस शेयर होल्डिंग की वैल्यू होती है 15%। रिवीजन करें, एक आरआरबी को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो 50% सबसे ज्यादा भागीदारी ओन करता है एक आरआरबी में। उसके बाद आता है उस बैंक का नंबर, जो बैंक उस आरआरबी को स्पॉन्सर करता है, और वो 35% होल्ड करता है उस आरआरबी में। सबसे अंत में देखा जाए तो जिस स्टेट के अंदर वो आरआरबी स्टेब्लिश की जा रही है, उस स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर वैल्यू होता है आरआरबी के अंदर। अब दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा स्पॉन्सर बैंक एक फिगर आया है, तो हमें स्पॉन्सर बैंक के बारे में भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। स्पॉन्सर बैंक का क्या रोल होता है एक आरआरबी के अंदर।
आइए वो देखते हैं। अब यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक का रोल बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इनिशियल पेड अप कैपिटल जो एक आरआरबी को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होती है वो होती है 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ चाहिए होती है। अब ये 5 करोड़ जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो इसके शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाती है और वो अपने शेयर वैल्यू के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, 3 शेयर होल्डर्स हैं आरआरबी के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। 50%, 15% एंड 35। अपने इस वैल्यू के हिसाब से ये 5 करोड़, ये तीनों शेयर होल्डर्स आरआरबी की इनिशियल पेड अप कैपिटल जो कि 5 करोड़ है उसमें वैल्यू प्रदान करते हैं। अब देखते हैं स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक का क्या रोल होता है आरआरबी के अंदर। बेसिकली इट हेल्प्स इन सब्सक्राइबिंग टू द शेयर कैपिटल ऑफ द आरआरबी के शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर। उसके अलावा ट्रेनिंग पर्सनल ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जो भी आरआरबी एस्टेब्लिश होता है उसका स्टाफ को ट्रेन करने का काम ये स्पॉन्सर बैंक बखूबी निभाता है। तीसरा रोल स्पॉन्सर बैंक का आरआरबी के प्रति, ये मैनेजरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है आरआरबी को, जिसको ये स्पॉन्सर करता है अगले 5 साल के लिए। बेसिकली जितना भी स्टाफ से रिलेटेड वर्क है, डे टू डे रूटीन वर्क है, मैनेजरियल काम है, हायरिंग है या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी उस आरआरबी को चाहिए होती है अगले 5 साल के लिए, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, अब जब हम आरआरबी पढ़ रहे हैं, आरआरबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जब आरआरबी एस्टेब्लिश हुआ तो वो एस्टेब्लिश हुआ आरआरबी एक्ट 1976 के तहत। आरआरबी एक्ट 1976, ये आप याद करिए। अब आरआरबी को भी क्लासिफाई किया जाता है अंदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आरआरबी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, तो हाँ जी, इसका आंसर रहेगा यस, डेफिनेटली आरआरबीज आर क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। और इनको बनाया गया आरआरबी एक्ट 1976 के तहत। ये रिकमेंडेशन किसने दी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975, इस वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंडेशन दी 1975 में, और आरआरबी एक्ट 1976 अगले साल आरआरबी का गठन हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बेसिकली बैंक है तो क्रेडिट देना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, बट ये बहुत ही खास तरह के लोगों को, खास तरह के जॉनर को ही क्रेडिट देता है। पहला है स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि ये है ही इसी तरीके की श्रेणी के लोगों के लिए। दूसरा है एग्रीकल्चर लेबर्स। तीसरा है आर्टिसंस इन रूरल एरियाज। चौथा है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के नाम से भी जानते हैं। लास्ट है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट करते हैं अपना वेंचर, उनको लोन मुहैया कराने का कार्य आरआरबी करता है। अब यहाँ पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है, बांधी गई है आरआरबी की लैंडिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए। जब भी आरआरबी एक साल के अंदर जितने भी लोन देगा उसका 75% लोन हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही दिया जाएगा। मतलब अगर 100 रुपए का लोन आरआरबी एक साल में देता है, उसमें से 75 रुपीज वो उन सेक्टर को लैंड करेगा जो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंडर आते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा, सारे के सारे आरआरबीज रिकैपिटलाइजेशन के लिए नहीं मान्य। हमने देखा जो आरआरबी CRAR 9% मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो आरआरबीज के लिए ये रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वो कौन से आरआरबीज होंगे। दोस्तों ये डिसाइड करेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा नाबार्ड। नाबार्ड आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से आरआरबी हैं जिसके अंदर ये रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस दिया जाना चाहिए और जो अपना रिक्वायर्ड CRAR 9% का पूरा नहीं कर रहे। यहाँ पे एक और फैक्ट, रिकैपिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है आरआरबी के लिए, ठीक है, पूंजी निवेश करने का प्रोसेस आरआरबी के अंडर, ये रिकमेंड किया था केसी चक्रवर्ती कमेटी ने 2011। केसी चक्रवर्ती कमेटी 2011 में पहली बार उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें आरआरबी को और सशक्त बनाने के लिए इसमें पूंजी का निवेश करना चाहिए। यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ देखते हैं। बेसिकली इट इज इन्फ्यूजन ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय गवर्नमेंट टू PSB। इसका मतलब एडिशनल कैपिटल को इन्फ्यूज करना गवर्नमेंट के द्वारा टू PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट एडिशनल कैपिटल डालती है, पूंजी निवेश करती है, इस प्रक्रिया को रिकैपिटलाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे एक और टर्म हम बार बार देख रहे थे, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। जनरली इकोनॉमिक्स के टर्म्स में CAR का फॉर्मूला होता है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। जैसा कि हमने देखा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। बेसिकली ये होता है रेशियो ऑफ अ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क। रिस्क के अनुपात, जितना भी रिस्क है बैंक का, उसके अनुपात में बैंक के पास कितनी कैपिटल है। बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे बैंक के जोखिम भारत क्रेडिट एक्सपोजर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बेसिकली दोस्तों ये समझा जाए, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात,
ये इंश्योर करता है कि कोई भी बैंक दिवालिया ना हो। अगर कोई फ्यूचर में लॉस आता है बैंक की तरफ, तो उस लॉस को झेलने की सफिशिएंट कैपेसिटी उस बैंक के पास हो, तो वो कैपेसिटी एनालिटिकल फॉर्म में कैपिटल एडिकेसी रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ये हमने फॉर्मूला देखा लास्ट स्लाइड में, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल वेटेड एसेट्स, CAR बताता है। दोस्तों एक हाइपोथेटिकली टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये 9% या 8% का CAR क्या होता है। ठीक है, आइए इस टेबल के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे CAR जो हम लेके चलेंगे 8% जनरल फिगर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे पहला कॉलम बताता है लोन कैटेगरी, दूसरा कॉलम बताता है कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया गया है, उसका रिस्क क्या है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये जो पैसा बैंक ने दिया है ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो पहली कैटेगरी है लोन टू गवर्नमेंट। लोन टू गवर्नमेंट दिया गया 200 करोड़। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को अगर लोन दिया जाता है वो पूरी तरीके से होता है, उसमें रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिस्क है वो जीरो है। किसी को प्रॉपर्टी के लिए लोन दिया 100 करोड़ का, और आपने उसकी हिस्ट्री देखी, आप बाकी सर्कमस्टांसेस देख के आपको पता लगा कि 10% चांसेस हो सकते हैं, 10% का लॉस, 10% चांसेस हो सकते हैं कि शायद ये लोन एक बैड लोन या बैड डेट बन जाए। ठीक है, तो हमने 10% मेंशन कर दिया। इस तरह हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन 20 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, और उसके अलोंग उसके करस्पॉन्डिंग उनका कितना रिस्क है, 20%, 50%, 100%, कि ये रिस्क इतना है कि ये जो लोन बैंक ने दिया है इस वेट के अनुसार उतना रिस्क इस पर्टिकुलर लोन के साथ होता है। अब हम निकालते हैं रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट के लिए ये कॉलम और ये कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 करोड़ का 0% रिस्क, 0। 200 करोड़ का लोन दिया प्रॉपर्टी के लिए, उसमें 10% रिस्क था, तो 10% रिस्क कितना हुआ, 10 करोड़। इसी तरह 20% ऑफ 50 करोड़ हुआ 10 करोड़, 50% ऑफ 40 करोड़ हुआ 20 करोड़, 100% ऑफ 20 करोड़ हुआ 20 करोड़। इस पूरे को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आता है 60। अब जैसे कि हम यहाँ लेके चल रहे हैं CAR इज इक्वल टू 8%। इतना पैसा बैंक को, जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है, बैंक को अलग रखना पड़ता है। हमने वेटेड रिस्क इतने देर से समझ रहे थे, तो हमने वेटेड रिस्क देखा, लोन कैटेगरी और लोन अमाउंट हमने देखा, उसके बाद ये टोटल रिस्क आया। ठीक है, ये जो निकल के आया है 60 करोड़, ये टोटल रिस्क है। अब CAR के मुताबिक 8% रिस्क वेटेड एसेट्स को अलग निकाल के रखना चाहिए। अब इस पूरी कैटेगरी का जो सम टोटल बना वो बना 60 करोड़। अब 60 करोड़ का 8% निकल के आया 4.8 करोड़। तो ये 4.8 करोड़ इज इक्वल टू 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये 8% बैंक अलग निकाल के रख देगा। ठीक है, इसीलिए जो बैंक्स, जो RRB ये CAR इज इक्वल टू 9% मैनेज नहीं कर पाए, उनको रिकैपिटलाइजेशन की सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों अभी हमने देखा कि जब RRB के ऊपर एक ये लगाया गया था 75% ऑफ द क्रेडिट शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, ये मैंने RBI की साइड से एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आते हैं। पहला आता है एग्रीकल्चर, खेती, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट। जैसे कोई एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करने के लिए उसे क्रेडिट की आवश्यकता होती है, तो उसको क्रेडिट को पूरा करने के लिए बैंक लोन दे सकता है, और ये लोन आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर लोन दिया जाएगा, हाउसिंग के लिए दिया जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पूरा टॉपिक कंक्लूड किया। हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी 50% पार्टनरशिप के तहत रिकैपिटलाइजेशन ऑफ RRB किया। RRB क्या होता है वो हमने समझा, CAR कैपिटल एडिकेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वो हमने देखा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होते हैं वो हमने देखे। कौन कौन सी कमिटीज हैं जिसके तहत RRB स्टार्ट हुआ और रिकैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वो हमने देखा। इसके तहत इस पूरी वीडियो को आप देखिए। इस पूरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आप कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।